Hello and good morning to all. So, with this initiative, we are going to cover Vision magazine, and the credit goes to Vision organization. And I'm using this with the fair utilization. So, here we will be covering the monthly magazine of the Vision Fast Forward because you know that current affairs is all not all about the current events but also about the uh, static portion. So you can see in recently held examination of DSO, they have asked so many static portion related to current affairs. So here, apart from the Vision magazines, which has provided in the magazine the static portion, I will also be providing from my side. So without delay, let's start. So पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव्स के बारे में। कोऑपरेटिव्स के बारे में क्या, क्यों कोऑपरेटिव्स के बारे में न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल में क्या कोऑपरेटिव्स को ईयर डिक्लेयर किया है। दिस इज अ ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इसे एक थीम के तौर पे उसने डिक्लेयर किया है। ये सिर्फ कोऑपरेटिव्स ही नहीं है, यूनाइटेड नेशन इस साल मीन्स 2025 को 4 थीम के लिए ईयर को डिक्लेयर किया है। फर्स्ट आपका है एक ये कोऑपरेटिव्स हो गया, सेकंड हो गया आपका ग्लेशियर, थर्ड हो गया पीस एंड फोर्थ हो गया आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो 4 याद करना है हमें। तो हम यहाँ पे कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव्स क्या है? कोऑपरेटिव्स एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ बना सकते हैं। क्योंकि इंडिया एक पुअर कंट्री था, पहले से तो नहीं था, मतलब इंडिया को माना जाता है कि पर कैपिटा इनकम में बहुत ही लो रैंक है इंडिया का। तो ऐसे में कोऑपरेटिव्स जो है वहाँ रिसोर्सेज पूल करके हम लोग उसका यूटिलाइज करें, इसके लिए काफ़ी यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो हम जानेंगे कोऑपरेटिव्स क्या है। कोऑपरेटिव्स एक्चुअली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसे गवर्न करने के लिए क्या है कि कोई भी ग्रुप बनती है तो उसमें मिस गवर्नेंस के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट लाई थी 1904 में और इसी के थ्रू गवर्न होता है। यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस का लेन देन होता है, तो ऑब्वियस है कि आरबीआई का तो आना इम्पॉर्टेंट है। तो इसे क्या है, आरबीआई गवर्न करती है। और इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव्स तो पता है कि काफ़ी की रोल प्ले करता है। तो इसी की वजह से इसे 97 अमेंडमेंट 2011 में लाया गया था और इसके थ्रू डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में हमारे चेंजेस लाए गए थे, जैसे 91 सी हो गया और 43 बी हो गया। और इसके आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं, जो पार्ट 9 बी के थ्रू जोड़ा गया था 243 जेड से 243 जेड डी। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। अब ये 10th ईयर ऑफ नीति आयोग है, तो नीति आयोग के बारे में अब ये अपना 10वां एनिवर्सरी मना रहा है। तो 10th एनिवर्सरी का मतलब भी है कि इसका इंट्रोडक्शन 2015 में हुआ होगा, 1 जनवरी 2015 में। ये किसे रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। रिप्लेस क्या है, बस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग को बोला जाता है कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच के थ्रू काम करता है और इसने कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है। और इसके मेंबर्स के बारे में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अभी हमारे सुमन के बेरी हैं और जो इसके चेयरमैन हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। और इसके मेंबर्स तो आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो 4 होते हैं, और बाकी नीति आयोग के जो अपने फुल टाइम मेंबर्स हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी इसमें देखते हैं कि नीति आयोग का एक फेमस प्रोग्राम था एडीपी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या था कि 112 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था, कुछ बेंचमार्क थे बैकवर्डनेस का, और उनको टारगेटेड प्रोग्राम के थ्रू
उनको एक अपवर्ड थ्रस्ट दिया गया और काफ़ी इसके अच्छा रिजल्ट आया। इसी से इंस्पायर होकर अभी पीएम कृषि धन धान योजना लाया गया है, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है। और इसमें इसके 3 क्राइटेरिया हैं। 3 क्राइटेरिया में आपके क्रॉप इंटेंसिटी है, और दूसरा आपका फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी है, और दूसरा है इंटेंसिटी हो गया, क्रॉपिंग, इरिगेशन, और जो भी है 3 आप याद कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया आपका फाइनेंशियल एक्सेस, दूसरा बताया मैंने क्रेडिट एक्सेस, और तीसरा है क्रॉप इंटेंसिटी। ये 3 क्राइटेरिया रहेंगे आपके। अब इसमें अटल इनोवेशन मिशन था, इसका कुछ इसने वो इंडेक्स जारी किए हैं जिसका मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट नीति आयोग ही करता है, एसडीजी। और एक था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, वो हाल फिलहाल में आया था, काफ़ी न्यूज़ में था। हाँ, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, और इस तरह से है। और इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है हमें, इसके स्ट्रक्चर को देख लेना है, और इसमें क्या क्या है इसके वो इसके अपने इंट्रोड्यूस किया है कौन कौन से इंडेक्स को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकायुक्त एक्चुअली ये एक्ट आया था 2013 में, लेकिन लोकपाल का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था 2014 में हुआ था। ये अपना फर्स्ट एनिवर्सरी बना रहा है। और ये जो लोकपाल लोकायुक्त, ये अपना जो पावर एक्वायर करता है वो डीपीएससी एक्ट के थ्रू पावर एक्वायर करता है। डीपीएससी एक्ट वही एक्ट है जो पावर सीबीआई को देता था। क्या था, सीबीआई पहले आर्म्स ऑफ एक्ट, इसके एक आर्म्स के रूप में काम करता था, लेकिन 1963 में होम मिनिस्टर के द्वारा इसे एक होम मिनिस्टर से एक क्या था, डीओपीटी के अंदर आ गया था, और इसे सीबीआई नाम दे दिया गया था 1963 में। और ये तब से सीबीआई के रूप में काम कर रहा है, और यही पावर देता है आपको लोकायुक्त को और लोकपाल को। लोकायुक्त लोकपाल में क्या है कि इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं, और 9 मेंबर्स में 50% आपके जुडिशियल मेंबर ही होते हैं, और 50% जो मेंबर्स हैं उसमें से आपको SC ST OBC और माइनॉरिटीज वीमेन कंस्टिट्यूट करना चाहिए। और इसके कौन नहीं हो सकते इसके मेंबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 45 ईयर्स तो इसका बेंचमार्क किया। 45 ईयर के नीचे कोई मेंबर्स इसके नहीं होंगे, तो ये 45 ईयर्स मेंबर्स जो भी उसके पहले के वो नहीं बन पाएंगे। जिनके ऊपर केस है, जो रिमूव किए गए हैं ऑफिस से, वो भी नहीं, डिसमिस किए गए हैं, वो भी नहीं बन सकते हैं। और क्या है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री और जो भी मतलब पॉलिटिशियन हैं जनरली वो नहीं बन सकते हैं। और ये आपका क्या है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हैं वो भी नहीं बन सकते हैं। दूसरा है इसका टर्म्स क्या है, टर्म्स इसका 5 ईयर एंड 70 ईयर्स है एग्जैक्टली। वो जो जजेज हैं उनका 65 ईयर्स तो कोर्ट में ही टर्म होता है, तो रिटायरमेंट के बाद 5 ईयर्स तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, तो इसलिए 70 ईयर्स है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या है ना कि ये 6 ईयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 5 ईयर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और क्या स्पेशल बता सकते हैं। ये क्या है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, फ्रॉम ABCD कोई भी स्टाफ हो, और साथ साथ PM को भी। खैर, इसके लिए क्रिटिसिज्म भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवरीवन नोज दैट 1950 में इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। 1950 से अभी तक लेकर 75 ईयर्स, इसका 75 एनिवर्सरी मनेगा। अब इसका काम क्या है, इसका काम SDC है, आप सुपरिटेंडेंस एंड इसका सुपरिटेंडेंस के बाद इसका सुपरवाइजरी, ये सब आप इसका देख सकते हैं। इसका मेन आप 324 से 329 तक आर्टिकल याद कर सकते हैं। और ECI क्या था कि पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1993 से ये एक मल्टी मेंबर के रूप में काम कर रहा है, जिसमें 3 हैं, एक CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर और CEC कमिश्नर के बारे में हम एक बात बताएंगे। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोल रखा है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सभी एक पार पे हैं, मतलब बराबर के पावर होल्ड करते हैं।
तो अभी क्या था, एक अनूप बर्नवाल करके एक केस आया था जिसमें कंट्रोवर्सी थी कि सीसी को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पे देखा जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। और तो इस वजह से क्या है ना कि एक पैनल सीजीआई ने खुद से आप कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें सीजीआई भी अपने आप पे एक मेंबर थे। और साथ में ये भी रिकमेंड किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लेकर आए कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन तो लाया, बट ये काफ़ी फेवर करती है जो यूनियन गवर्नमेंट है। जैसे इसके पीएम मेंबर हैं, एलओपी तो सिंगल मेंबर हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो पीएम के द्वारा अपॉइंट करेंगे। तो ऑब्वियस है कि मेजॉरिटी जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास ही हो जाएगी। दूसरा जो अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहा था, एक्चुअल में सीसी और ईसी को बोला तो बराबर गया है, लेकिन इनके रिमूवल में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है कि सीए को रिमूव करने के लिए हमें इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, लेकिन ईसी को रिमूव करने के लिए सीसी का रिकमेंडेशन ही चाहिए। अब सीसी रिकमेंड करता है तो ईसी रिमूव कर दिए जाएंगे। यही हुआ था 2006-07 के केस में, जब नवीन चावला ईसी बने थे। ये कहा गया था कि नवीन चावला जो हैं वो कांग्रेस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इसके वजह से स्वामी करके कोई सीसी थे, उन्होंने रिकमेंड कर दिया था नवीन चावला के रिमूवल के लिए। तो ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था। तो दो केस याद रखना है, एक नवीन चावला का और एक अनूप बर्नवाल का। अनूप बर्नवाल का केस इसमें दिया होगा, और अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और कुछ 2009 और 2018, 9 और 18 में दो, एक आपका ये था स्वीप था, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, और एक सी विजिल 2018 में शुरू किया गया। और इसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं इलेक्शन कमीशन से। कोई भी स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट बनाकर अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसे टैकल कर लेंगे। 25 जनवरी उसी दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है। इंटरनेट शटडाउन के लिए बहुत कंट्रोवर्सी होता है कि हमारा लॉज वर्सेस इथिक्स का मामला आ जाता है। तो क्या है कि हमारा डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) को वायलेट करता है, और ये वायलेशन को रीजनेबल बताया जाता है 19(2) के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट इसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए खास है नहीं, बस आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग। ये इसमें जो चीज़ स्किप किया जा रहा है, आप ये समझ लीजिए कि वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे हाईलाइटेड है, और उसके अलावे भी जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। इस सेक्शन सीबीआई का जो है, अब मैंने बताया था सीबीआई डीपीएससी एक्ट के थ्रू पावर रिक्वायर करती है, और इसका सेक्शन 6 है जो कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए होता है। तो अभी बहुत सारे स्टेट में जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं जहाँ पे सीबीआई छापा कर रही थी, वो उन्होंने अपना यूनिवर्सल कंसेंट वापस ले लिया है। वो पंचायत से पार्लियामेंट तक इसका लोकसभा स्पीकर साहब ने लॉन्च किया है। ये लोकसभा स्पीकर पंचायत से पार्लियामेंट ये इंटरकनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम गलत नहीं करेंगे। और दूसरा है पे कमीशन के बारे में बात करते हैं। 8 पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने के लिए बोली है। 8 पे कमीशन कब इफेक्टिव होगा? 2026 में, क्योंकि हर 10वें साल पे लाया। तो पिछला 7 पे कमीशन 2016 में आया था, तो इस बार कब आएगा? 2026 में। 8 पे कमीशन क्या होता है? पे कमीशन एक्चुअली में क्या है कि एवरी ईयर कुछ डीए और कुछ अदर एक्सपेंसेस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टाफ्स और ऑफिसर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं वो इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज कर करके अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ना एक कमीशन बैठाया जाता है जो कैलकुलेट करके उन सब सारी चीज़ों को एक मुश्त अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि 2016 7 पे कमीशन की बात करें तो क्या था कि बेसिक था, बेसिक आपका मान के चलिए 5000 था, और सरकार हर 6 मंथ पे क्या करती है, इवेलुएट करती है डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता बोला जाता है। तो ये डीए क्या था उस टाइम पे 125% था। तो अब क्या था, 100% उसका सैलरी, 125% उसका डीए। तो मतलब क्या था कि सैलरी तो ऑलरेडी उसको
टू 25% मिल रहा था, मतलब 5,000 सैलरी था और उसका 5,000 से ज़्यादा उसका डीए था, तो मतलब 10,000 के लगभग में उसका सैलरी मिल रहा था। अब क्या पे कमीशन आई, पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर बैठाया था 2.57 का। 2.57 में क्या है, तो इसका जो बेसिक पे है वो उसका 2.5 गुना बढ़ गया। अब 2.5 गुना बढ़ने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं कि पे कमीशन आने के बाद गवर्नमेंट स्टाफ ऑफिसर्स के जो सैलरी हैं वो 2 गुना या 3 गुना हो जाएंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। जैसे अभी क्या है, अभी आपका जो डीए है वो लगभग 50% के लगभग में है, 50%। अब क्या है ना कि हम लोग को एक तो 100% बेसिक पे आ ही रहा है, प्लस में 50% ऑफ बेसिक पे एक्स्ट्रा डीए आ रहा है, तो ये पूरा 150% है। अब क्या है ना कि गवर्नमेंट जो लोग इन्विसेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टाफ इन्विसेज कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि ये 2.68 फिटमेंट फैक्टर लेकर आएगी। तो 2.68 जैसे लेकर आएगी तो मतलब जो अभी बेसिक पे है उससे 2.68 गुना सैलरी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैच ये है ना कि जैसा कि मैंने बताया था कि 7 पे कमीशन में 125% डीए था, 100% उसका बेसिक पे था, तो टोटल 225 उसका ऑलरेडी मिल ही रहा था। अब गवर्नमेंट ने क्या लाया था फिटमेंट फैक्टर 2.57, तो कहाँ ज़्यादा हुआ, 20-30% आपका इंक्रीमेंट मिलता है। तो बस ये है कि फिटमेंट फैक्टर के बाद में बेसिक पे आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बेसिक पे वो पे कमीशन में कुछ और ज़्यादा खास है नहीं। अब जो 7 पे कमीशन के के माथुर साहब थे हमारे। नेक्स्ट है आईआर के पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन में वो टैरिफ का तो इशू चल ही रहा है। मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहा जाता है कि 1 ट्रिलियन का इनको लॉस हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो 4 कंट्रीज़ हैं वो चाइना, मैक्सिको, कनाडा है। तो इसके लिए काफ़ी ये बोला जाता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो प्रोटेक्शनिज्म का एक नया पार्ट है। तो इसमें कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना नहीं है, बस ये जानेंगे कि जो टैरिफ का एक डेट डिक्लेयर किया गया था, अब वो 9 अगस्त से इफ़ेक्टिव होगा शायद। 9 अगस्त नहीं तो 7 अगस्त, सॉरी 7 अगस्त से इफ़ेक्टिव होगा अब नया टैरिफ का जो प्लान था। इंडिया के ऊपर भी 25% टैरिफ वो लगा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन क्लाइमेट नेगोशिएशन। देखिए ये कोप 29 कोप क्या है, यूएनएफसीसी क्या है, हम थोड़ा सा शॉर्ट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है कि पूरी दुनिया में सारे लोग मटेरियलिज्म की ओर बढ़ रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था हर तरह से। इमिजन मतलब क्या था, इन्वायरमेंट के लिए कोई कंसर्न नहीं था। तो क्या था कि जो कुछ लोग जागरूक हुए कि एक आया था, आपका पेपर आया था, खैर उतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। तो क्या हुआ था, 1992 में एक समिट हुआ था जिसमें जितने भी देश थे उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसको बोला था अर्थ समिट, मतलब ऐसा पहला समिट था जहाँ पे सारे लोग मिलके एक डिस्कशन कर रहे थे कि इसको क्लाइमेट चेंज या फिर जो भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए 1992 में हुआ, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ निकल गया, इसके आउटपुट थे। जैसे एजेंडा 21 था। अब इसी में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, जैसे यूएनएफसीसी ये था, यूएनसीबीडी जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करता है, यूएनसीसीडी जो डिसर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है। और ये क्या करते हैं, साल 2 साल पे अपना एक डिस्कशन के लिए कॉन्फ्रेंस और पार्टी करते हैं, मतलब बैठक करते रहते हैं। अब उन्हीं बैठक को फर्स्ट है तो फर्स्ट नाम दिया जाता है, ये 29वां बैठक था, तो इसको COP29 कहा गया। अब यूएनएफसीसी की बात करें, ये किसका प्रोडक्ट है, तो वही बोला 1992 रियो डी जेनेरियो का, जो ब्राज़ील में हुआ था, आपका अर्थ समिट बोलते हैं। अब वहाँ पे क्या था कि उसी में एक GEF निकला था, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये क्या करता है, मॉनिटरी चीज़ों को देखता है, मतलब जो एक बैंक का काम करना, पैसे वैसे कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो GEF देखता है। तो चलिए यूएनएफसीसी के बारे में बात करते हैं। ये था क्लाइमेट चेंज के बारे में, कहा गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है,
तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोकने का तो उपाय किया जाएगा। तो रोकने के लिए उपाय करने के लिए क्या था कि क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली साइन ये हुआ था 1997 में, लेकिन इफेक्टिव हुआ था ये 2005 में। और इसी में इसका कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव ये था कि 1990 से 5% कम इमिशन करना है, 5% कम पे लेकर जाना है। तो सारे देश तो पता है कि वो सब रेडी तो हो जाते हैं, बट अचीवमेंट तो एक लॉफ्टी गोल हो जाता है। तो ये क्या था कि उसमें इतना अचीवमेंट हो नहीं पाया। तो इसी का एक्सटेंशन जो है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट आपका फ्रांस में हुआ था। और एक जो क्योटो प्रोटोकॉल है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सचेंज कर देते हैं। तो हम बताते हैं, क्योटो कोयला जैसा फील आ रहा है, तो कोयला जलाने से क्या होता है, जीएचजी गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज़्यादा इमिट करता है। तो मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए और जीएचजी गैस के लिए हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 में साइन हुआ था। तो इसी का एक्सटेंशन आपको मैंने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें 2% से ग्लोबल टेम्परेचर को कम रखना है, और प्रीफरेबली 1.5% तक। तो इसके लिए भी सब लोग रेटिफाई किए थे। तो ये था आपका पेरिस एग्रीमेंट का। अब यूएनएफसीसी का 29 का समिट क्या हुआ था, अजरबैजान बाकू में हुआ था। तो इसमें क्या क्या निकल के आया, इसमें कुछ खास था नहीं, और आप लोग एक बार देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अभी एक इस पे एक आया था कुछ आर्टिकल, इस पे आया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या बंद हो गया, डिसबैंड हो गया। तो बोला गया कि नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल भी अभी इफेक्टिव है, और जो भी कंट्री इसको फॉलो कर रहे हैं, जो मतलब प्रोसीड कर रहे हैं उस टारगेट को लेकर, वो कर सकते हैं। क्योंकि साइन तो यूएनएफसीसी में पेरिस एग्रीमेंट भी हो गया है। तो पेरिस एग्रीमेंट भी एक तरह से चल रहा है, एक तरह से क्योटो प्रोटोकॉल भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। पहला टारगेट था क्योटो प्रोटोकॉल का, आई थिंक 2008 से 2012 तक का टारगेट दिया गया था। तो और 2012 से 2020 तक ऐसे ही टारगेट चल रहा था। तो उतना अब जब इन्वायरमेंट का पढ़ेंगे तो हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ये था। और ये WHO का कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा मीडिएट किया गया था, और ये बहुत ही कहा जाता है एक इंटरनेशनली सक्सेसफुल एग्रीमेंट माना जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, और उन युद्ध के बावजूद भी इस ट्रीटी को क्या किया, रिवोक नहीं किया गया। और ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था, अयूब खान और हमारे नेहरू चाचा के बीच में हुआ था। अब क्या था कि इसमें प्रोविजंस क्या हैं कि ऊपर के 3 नदी जो रावी, ब्यास और सतलज है, नीचे के 3 जो वो हैं रिवर्स हैं, उसका इंडिया फुल यूटिलाइज कर सकता है। 80% बोला जाता है, मतलब फुल यूटिलाइज कर सकता है। और ऊपर के जो रिवर्स है वो पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है। हाउएवर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें इंडिया को भी नॉन कंजम्पटिव यूजेज के लिए बोला गया है। जैसे आपका डोमेस्टिक यूज हो गया, आपका एग्रीकल्चर यूज हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हो गया। लेकिन पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो भी इंडिया इस्टेब्लिश करना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है, तो पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्ट करता है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है इंडिया के लिए प्रोसीड करना आगे। जैसे रेटल प्रोजेक्ट था इंडिया का, चिनाब के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा था किशन गंगा का, तो ये सब में हर बार पाकिस्तान अपोज करता है इंडिया का। लेकिन तो उस प्रोविज़न तो था ही हमें नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। अभी क्या है कि पहलगांव अटैक के बाद इंडिया ने इसे अबेयंस में रख दिया है, मतलब इसे स्टैंड स्टिल कर दिया है। इसका मतलब है कि ना तो रिवोक किया है और ना ही ये अभी ऑपरेशनल है, मतलब स्टैंड स्टिल है। तो अभी एक इसमें क्या है ना कि मीडिएशन में जो भी है, मीडिएशन में 3 स्टेज का मीडिएशन है। फर्स्ट आपका जो परमानेंट बॉडी है, इंडस कमीशन लिखा होगा, इंडस कमीशन का परमानेंट बॉडी है, वो चीज़ों को हैंडल करती है। वहाँ से जब वो हैंडल नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं
न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और वहाँ से भी ना हो जाए तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो हाल फिलहाल में इंडिया को अभी कुछ आदेश दिया था कि आप वाटर को रिलीज करिए, इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये आउटडेटेड है। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन आता है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया इंडस एग्रीमेंट जो भी है इसको रिवोक कर सकती है। तो मैं बताता हूँ क्या है। एक वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आप बहुत सारे एग्रीमेंट देखेंगे। तो वियना कन्वेंशन है ना, जो वर्ल्ड वाइड दो देशों के बीच ए एंड बी है, तो ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है उसे मॉनिटरिंग करेगा कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं अपने एग्रीमेंट पे एक दूसरे के ऊपर मतलब वो सही यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि टेक बैक कर रहा है अपनी बातों से। तो अब एक तो वियना कन्वेंशन है, दूसरी है इंटरनेशनल प्रेस्टीज। अब क्या है ना कि आप खुद एक मेंबर हैं, दूसरे मेंबर के साथ दूसरे किसी लोग के साथ कोई बात रखते हैं और वो बात बाद में आप उस बात से मुकर जाते हैं तो आपकी क्रिटिसिज्म होती है, तो वैल्यूएशन कम होती है। वैसे ये कोई कंट्री यदि किसी कोई एग्रीमेंट पे साइन करती है तो एक इंटरनेशनल उसका जो प्रेस्टीज होता है उस पर इम्पैक्ट करता है। और दूसरा वियना कन्वेंशन खुद मॉनिटर करती है इन सब चीज़ों पे। तो वियना कन्वेंशन का ही एक 62 आर्टिकल है। 62 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो आउटडेटेड हो चुका है, जैसे टेक्नोलॉजिकली फिर लैंडस्केप चेंज हो चुका है, इस तरह से कुछ अगर हुआ है तो वो वहाँ से बैक कर सकती है, या फिर उसको रिनोवेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस मतलब के तहत उसे रिनोवेट किया जा सकता है। तो उसी आर्टिकल को यूज करके इंडिया चाहे तो इसे सस्पेंड भी कर सकता है। अब क्या है कि सस्पेंशन के बाद एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट माना जाता है। सस्पेंशन यदि इंडिया सस्पेंड करती है इस एग्रीमेंट को तो वर्ल्ड वाइड हो सकता है कि इंडिया का क्रिटिसिज्म हो, तो इसलिए इंडिया अभी इसने सस्पेंड नहीं किया, अबियंस में रखा है। तो इस तरह से है, और इसमें कुछ खास तो है नहीं। और ऑकस ऑकस के बारे में जानते हैं, यूके है और यूएस है और जापान है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड क्वाड के बारे में कुछ खास जानना नहीं है। ये कब से फॉर्मेशन का, जब हमारा सुनामी आया था उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था। साथ में इसका फर्स्ट मीटिंग किया गया। शिंजो अबे इसके जो बोला जाता है ना कि इनका बहुत बड़ा रोल था। 2008 से 12 में ऑस्ट्रेलिया क्या इसने विड्रॉ कर लिया था ड्यू टू चाइनीज प्रेशर, और उसके बाद 2017 से रिवाइवल हो गया इसका। अब इसमें क्या है ना कि इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसके जगह पे क्वाड की जगह पे एक स्क्वाड बना दिया गया है। स्क्वाड में आप याद रखिए कि इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया फिलीपींस के साथ। तो अभी इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का डेवलपमेंट हम देखें तो जो एक्सपेक्टेड था वो हो नहीं रहा, और ख़ास करके इंडिया और यूएस के बीच अभी जो रिलेशन हैं वो अच्छे हैं नहीं, तो इस वजह से भी अब क्वाड में कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। ये शिफ्ट इन इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशन में अभी भी वैसा ही है। इंडिया बैकडोर से अफ़गानिस्तान से रिलेशन रखती है, लेकिन अभी तक इसने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, जबकि रसिया फर्स्ट कंट्री बना है जो अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया है। रिकॉग्नाइज मतलब एक ये बताना कि हाँ एक अफ़गानिस्तान अच्छा कंट्री है एक नेशन के रूप में, ठीक है। इंडिया एंड यूरोपियन रिलेशन में यही देख सकते हैं कि एफटीए का बात हो रहा है। अभी एफटीए के साथ हमारा यूके के साथ हो चुका है, और 4 यूरोपियन कंट्री था, बलूचिस्तान, आइसलैंड, इस तरह से उनके साथ हो चुका है। तो अब यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स हैं, और 27 मेंबर्स में आप ये ध्यान दीजिए 27 मेंबर्स में कौन कौन है ये ध्यान नहीं दीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यूरोपियन यूनियन में कौन मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो ब्रेक्सिट देखेंगे, जो यूके बाहर हो चुका है। उसके साथ स्विट्जरलैंड देखेंगे। स्विट तो है लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। दूसरा आप नॉर्वे को देख सकते हैं। नॉर्वे और जो 4 कंट्रीज बताया, आइसलैंड, बलूचिस्तान, ये सब भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है। 27 मेंबर हैं, और ये हमारा 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और इसके साथ यू के साथ और कुछ खास है नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, अपार्ट फ्रॉम
हियर मैं एक्स्ट्रा भी बताता जाऊंगा। अब क्या है 75 एनिवर्सरी क्या, तो 1950 में ही जब हमारा नाम का मूवमेंट चल रहा था उस टाइम से ही इंडिया इंडोनेशिया का रिलेशन चल रहा है। तो क्या है कि 75 एनिवर्सरी मनाया गया और 75 के साथ साथ 26 जो हमारा रिपब्लिक डे था उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे प्रोवो सुबिंतो, ठीक है। और ये चीफ गेस्ट थे, प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडोनेशिया के। और हमारा बायलेटरल एक्सरसाइजेज देख लें जो पूछा जाता है एग्जाम में। गरुड़ा शक्ति है, कॉर्पेट है, समुद्र शक्ति है, 3 है। और एक जैसे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ यहाँ पे। क्या है ना कि एक यूपीसी में ही इस बार 2025 में क्वेश्चन पूछा था कि कुछ उसने एलिमेंट्स का नाम दे रखे थे, जैसे कोबाल्ट कोबाल्ट था, लिथियम था और एक निकेल था। और निकेल इसका क्या है ना कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो इनके बारे में पूछ रखा था कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे हैं। तो पहला तो कोंगो, कोबाल्ट से जैसे ही आया तो सीओ कोंगो, मैंने यही ऐसे ही याद करके गया था और मैंने सही किया था। तो मैंने कोंगो और कोबाल्ट। दूसरा था निकेल, निकेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो निकेल देखिए इंडोनेशिया जो है ना भारत के नीचे है, नीचे है, नीचे नीचे से मतलब निकेल में इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा है। और दूसरा है आपका लिथियम, लिथियम मतलब लिखिए, लिखिए का एक सेंस आ रहा है ना, लिथियम लिखिए तो लिखिए एबीसी, तो एबीसी का जो ट्रायंगल है ना वो आपका वो लिथियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एबीसी का ट्रायंगल क्या है आप एक बार मैप में आप देख लीजिएगा, वो हम जब आगे पढ़ाएंगे तो ये मिनरल्स भी क्लियर कर देंगे। दूसरा है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में कुछ नहीं, नाइजीरिया एक पार्टनर कंट्री है, 5 न्यू मेंबर्स ज्वाइन किए हैं, टोटल 10 मेंबर्स हो गया। सऊदी अरबिया ने अभी तक साइन नहीं किया है यूएस प्रेशर की वजह से, तो अभी 10 मेंबर्स ही हैं। 10 मेंबर्स में कौन कौन है, इंडोनेशिया है, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट। और ये कब शुरू किया गया था ये देख लीजिए। और इसका एक बताता हूँ, इसमें 2 बैंक है, एक एनडीबी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और एक आईआईबी है। एनडीबी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है और इसका बीजिंग में है, ठीक है। और कुछ स्पेशल ब्रिक्स के बारे में और कुछ नहीं है। यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा, चाइना क्या है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर बना रहा है। खैर बना तो इंडिया भी रहा है, बट इंडिया में पता है कि एक्टिविस्ट चाइना के कंपेयर में तो एक्टिविस्ट हमारे यहाँ एम्पावर्ड हैं। तो ड्यू टू क्या है कि वो रीजन्स इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड ट्राइबल पीपुल्स, तो वो काम बहुत धीमा चल रहा है। पोंगसाउ पास जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और फिलाडेल्फी ये लगातार 2-3 सालों से न्यूज़ में है। फिलाडेल्फी राफा बॉर्डर इजिप्ट और इसराइल के बीच में है, ठीक है। और इसी में एक और है वो मैं आगे बता दूंगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको, पनामा कैनल, इकोनॉमी इकोनॉमी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक ही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे। धन्यवाद।